नमस्कार बच्चों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर में हम आपकी हिस्ट्री के जो पहली बुक है सेकंड बुक जो है और आपकी जो थर्ड बुक है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे आपके। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वो इस वजह से हेल्पफुल होगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर में, इस पूरी वीडियो के अंदर में आपको पूरे के पूरे 2 चैप्टर और 2 चैप्टर के टोटल 8 चैप्टर आपके, मतलब 2 बुक के आपके टोटल जो 8 चैप्टर है उन 8 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के सामने है। और हर एक चैप्टर के 15 मोस्ट रिपीटेबल एमसीक्यूज उठाए हैं मैंने। यानी हर बार सीबीएसई में पूछे जाने वाले जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपके उठाए गए हैं और हर चैप्टर में से 15 उठाए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए रहेगी। तो ध्यान दें, ना समझ में आए तो पूछें, ठीक है। तो जैसा कि हम बढ़ते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ में, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, थ्रू आइज ऑफ द ट्रैवलर। 15 एमसीक्यूज इसके हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हु रोट द किताबे उल हिंद। किताब उल हिंद को लिखने वाला कौन था हमारा? अल बिरूनी था, ठीक है। याद होगा तो अल बिरूनी वो शख्स था जो भारत में आया था, ठीक है, एक ट्रैवलर के रूप में, एक यात्री के रूप में। और भारत में जो भी चीजें उसने देखी, जो भी चीजें उसने यहाँ पर पहचानी, ठीक है, यहाँ के लोग, यहाँ के मतलब लोग बाग हो गए, ठीक है, यहाँ की रीत हो गई, यहाँ के रिवाज हो गए, यहाँ की भाषा हो गई, यहाँ की संस्कृति हो गई, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का समाज, ठीक है, जो भी चीजें उसने यहाँ पर देखी उसने अपनी किताब के अंदर में इसको लिखा था। और वो किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था किताबे उल हिंद, ठीक है। ये बात याद रखना कि अल बिरूनी जब भारत आया और भारत में जब आकर उसने सामाजिक तत्वों को देखा, राजनीतिक तत्वों को देखा, सामाजिक राजनीतिक यहाँ के लोगों का खान पान, भाषा, सब कुछ, जब उसने ये सारी चीजें देखी तो उसको उसने लिखना चाहा। और लिखा किसके अंदर में? उसने अपनी किताब में लिखा और उस किताब का नाम था हमारा किताब उल हिंद, ठीक है। तो बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। अल बिरूनी कम टू इंडिया विद, कैसे आया था भारत में वो हमारा? मोहम्मद ऑफ गजनी। बताओ क्या था हमारा कॉन्सेप्ट? ये देखो मैं बताता हूं। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, ये कह रहा है कि अल बिरूनी भारत कैसे आया था। अल बिरूनी भारत आया था एक हॉस्टेज के रूप में। किसके रूप में आया था हमारा? एक हॉस्टेज, यानी एक बंदी के रूप में आया था। और उसके लाने वाला कौन था हमारा? गजनी, ठीक है। जो नाम दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है हमारा? मोहम्मद ऑफ गजनी। यानी गजनी जो था वो क्या था? एक प्रांत था, एक राज्य, एक देश था हमारा, ठीक है, जो भारत में लोकेट करता था। और इस पर शासन करने वाला था वो हमारा मोहम्मद था, ठीक है। तो मोहम्मद ने क्या करा? मोहम्मद ने अल बिरूनी और अल बिरूनी जैसे कई सारे महान व्यक्तियों को उठाया जो लेखक थे, नृतक थे, गायक थे, लेखक थे। इन सभी चीजों को, इन सभी लोगों को उठाया और उठाकर कहां पर लेकर आया? अपने यहां लेकर आया, यानी अपने राज्य साम्राज्य में लेकर आया, जिसका नाम क्या था? गजनी था। जिसका नाम क्या था हमारा? गजनी। तो यहां पर आपका क्वेश्चन यही कर रहा है कि अल बिरूनी भारत में आया तो कैसे आया था? मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा आया था, यानी जो गजनी का मोहम्मद था उसके द्वारा उसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इब्न बतूता वाज बोर्न ऑन, ठीक है। इब्न बतूता जो था वो कहां पैदा हुआ था? ठीक है, तो इब्न बतूता पैदा हमारा कहां हुआ था? मोरक्को में पैदा हुआ था। कहां पैदा हुआ था हमारा? मोरक्को में पैदा हुआ था, ठीक है। और ये बहुत बड़ा ज्ञानी था। क्या था ये? बहुत बड़ा। इसको कई सारी भाषाएं आती थी, ठीक है। जो अल बिरूनी था इसको क्या था? कई सारी भाषा आती थी। और ये कहां पैदा हुआ था? ये मोरक्को में पैदा हुआ था, ठीक है। तो अब पूरी कहानी समझ में आ रही है कि भाई जो गजनी का मोहम्मद था वो कहां गया? मोरक्को गया। मोरक्को में जाकर जितने भी लेखक, जितने भी नृत्य, जितने भी वहां पर ट्रैवलर थे, शोध करते थे, यानी जो भी बहुत ज्यादा क्या थे? होशियार थे, ठीक है, उनको वो बंधक बनाता है। और बंधक बनाकर कहां लेकर आता है? कहां लेकर आता है? भारत में लेकर आता है अपनी, ठीक है, अपने राज्य साम्राज्य के अंदर में पकड़कर लेकर आता है। तो उन्हीं में से कौन आता है भारत के अंदर में? अल बिरूनी आता है। कौन आता है हमारा? अल बिरूनी। तो अल बिरूनी भारत में आया, किस रूप में आया? एक हॉस्टेज यानी एक बंधक के रूप में आया। मगर जब ये भारत आता है तो भारत का रीति रिवाज, भारत का वेशभूषा, भारत की संस्कृति इसको बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो अपनी बची कुची जो लाइफ थी, यानी पूरे 70 ईयर्स उसने कहां बिताए? इंडिया में बिताए। कहां बिताए उसने अपने? यानी समझ में आ रही है कि अल बिरूनी को भारत इतना ज्यादा पसंद आया, अल बिरूनी को भारत इतना ज्यादा पसंद आया, ठीक है, कि उसने अपनी रेस्ट ऑफ जिंदगी, यानी बची कुची जो भी जिंदगी थी उसके पास, यानी पूरे 70 साल उसने कहां बिताए? भारत में बिताए। कहां बिताए? भारत। भारत को समझने में, ठीक है, भारत को पढ़ने में, भारत की संस्कृति, भारत के लोग, भारत के राजनीतिक सारे तत्वों को समझने में, पढ़ने में, ठीक है, उसने क्या करा? अपना पूरा जीवन दे दिया, यानी पूरे 70 साल दे दिए। और एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? किताबे उल हिंद। और आपको अगर बता दूं तो किताबे उल हिंद, किताबे उल हिंद इतिहास का एक महत्वपूर्ण वो
अभिलेख है या साक्ष्य है या ट्रेवलॉजीज कहते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यात्रा वृतांत कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इतना इंपॉर्टेंट, यानी ये यात्रा वृतांत इतना इंपॉर्टेंट था, ये ट्रेवलॉजीज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी भाई, 80 चैप्टर थे इसके अंदर में, 80 से भी ज्यादा, और हर एक चैप्टर भारत के एक पहलू के बारे में था। अगर वो जाति समझा रहा है तो जाति के ऊपर पूरा चैप्टर है, अगर भारत की राजनीति समझा रहा है तो राजनीति में क्या है, पूरा का पूरा एक चैप्टर बसा दिया, अगर यहाँ की भाषा समझा रहा है तो पूरा एक चैप्टर किसके ऊपर में, भाषा के ऊपर में। तो ऐसे ही भारत के अलग अलग पहलू पर, भारत के अलग अलग पहलू पर, समाज पर, राजनीति में, लैंग्वेज पर, जात पात पर, ऊंच नीच पर, ठीक है, इन सभी पर उसने अलग अलग पहलू पर क्या बनाया, एक अलग अलग चैप्टर बनाया। क्या बनाया, अलग अलग चैप्टर। और जब उनको पढ़ते हैं तो उनकी डिटेल समझते हैं। तो इसीलिए जो किताबे उल हिंद है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, सभी ट्रेवोलॉजीज में। आगे की ओर बढ़ते हैं हमारा, ठीक है, रिहला वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। ये भी हमारी किताब है, क्या हमारी ये भी एक किताब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हमारा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि फ्रांसवा बर्नियर वॉज फ्रॉम, कहां से था हमारा फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस से था। भाई इसके नाम से याद करना, फ्रांसवा मतलब फ्रांस, फ्रांसवा का मतलब क्या हो गया, अपने आप में याद हो जाएगा कि फ्रांसवा बर्नियर जो था वो फ्रांस से आया था हमारा। अगला क्वेश्चन, अल बिरूनी लर्न विच लैंग्वेज टू स्टडी इंडियन टेक्स्ट, कौन सी भाषा उसने पढ़ी थी, वेरी गुड, संस्कृत उसने पढ़ी थी, ठीक है। भारत के समाज को समझने के लिए, भारत के सभी पहलुओं को समझने के लिए उसने कौन सी भाषा पढ़ी थी, संस्कृत, क्योंकि मात्र संस्कृत ऐसी भाषा थी जो उसको नहीं आती थी, बाकी सभी लैंग्वेजेस उसको आती थी, बाकी सभी भाषाएं उसको आराम से समझ में आती थी, ठीक है। वो बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ करता था अपने समय का। इब्न बतूता वाज अपॉइंटेड वाज काजी बाय, किसने द्वारा चुना गया था हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक, याद है, यही है गजनी का मोहम्मद हमारा, ठीक है। गजनी का जो मोहम्मद कह रहा था ना कि गजनी का मोहम्मद उसको पकड़ के लेकर आया था, तो पूरा नाम उसका क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, क्लियर हुआ। आईने अकबरी, सॉरी क्या नाम है, इब्न बतूता, इब्न बतूता के ऊपर में पूरे एमसीक्यूज आपके चल रहे हैं, यानी पूरे एमसीक्यूज किसमें अभी, इब्न बतूता। तो जितने भी इब्न बतूता के एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि इब्न बतूता जो था वो काजी बनाया गया था, क्या बनाया गया था, किसका बनाया गया था, दिल्ली का, किसका बनाया गया था, यानी दिल्ली का काजी बनाया गया था उसको, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, और वो भी किसने नियुक्त करा था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त किया था। और ये मोहम्मद किसका था, ये हमारा गजनी का था, किसका था हमारा, गजनी का, क्लियर हो गया, ठीक है। और गजनी आज के कहां पर है हमारा, पंजाब में है, कहां पर है हमारा, पंजाब, यानी पंजाब और पंजाब के आसपास का क्षेत्र पहले गजनी हुआ करता था, और जिसका राजा, जिसका मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, ठीक है। और यही लेकर आया था इब्न बतूता को भारत के अंदर में, और इसने ऐसा काजी भी उसको बाद में अपॉइंट करा था। होपफुली तुम लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा इब्न बतूता वाला। अभी देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि बर्नियर कंपेयर द इंडिया विद, किसके साथ उसने कंपेयर करा था उसने, भाई वो कहां से आया था हमारा, ठीक है, फ्रांस से आया था। और फ्रांस हमारा कहां पर है, यूरोप के अंदर में, कहां पर हमारी, ना तो वो पर्शिया में, ना अरेबिया में, ना चाइना में, ठीक है। जब वो आया ही बंदा फ्रांस से है, जब वो बंदा कहां से आया है, फ्रांस से, और फ्रांस कहां पर है, यूरोप के अंदर में। तो ऑब्वियस सी बात है उसने भारत के सभी चीजों को कंपेयर करा था, किसके साथ में, यूरोप के साथ कंपेयर करा था। आगे बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में फटाफट से, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तुम लोगों को भी बोरियत होगी, तो इसलिए फटाफट से खत्म करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बर्नियर, लैंड इज, ठीक है, लैंड इज इन इंडिया, सॉरी, लैंड इन इंडिया बिलोंग टू, भारत के अंदर में जो लैंड ग्रेड्स है या भारत के अंदर में जो जमीनी व्यवस्था थी वो क्या थी हमारी, स्टेट बेस्ड थी हमारी, कैसी हमारी थी, स्टेट थी यहाँ पर, या इसको आप कह सकते हो किंगशिप भी हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी हमारी, किंगशिप भी हुआ करती थी। अब ये किंगशिप क्यों बोल रहा हूं मैं, भारत के अंदर में उस समय किसका राज था, मुगलों का राज था, ठीक है। जबकि मैं ये बात कर रहा हूं जिस समय का ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये समय आपका कब का है, जब भारत के अंदर में मुगलों का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था, मुगलों का। तो उस समय भारत के अंदर में सारी की सारी जमीनें जो होती थी वो किसके नाम पर हुआ करती थी, मुगलों के नाम पे हुआ करती थी, यानी स्टेट के नाम पर हुआ करती थी, क्लियर हो गया, ठीक है। किसके नाम पर हुआ करती थी, स्टेट के नाम पर हुआ करती थी। अच्छा एक बात और याद रखना, पेपर में पूछने आता है आपसे, पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है, कंपैरिजन करने के लिए पूछता है आपसे, ठीक है, कि भाई बर्नियर ने भारत का जो लैंड ग्रेड था या भारत के अंदर में जो जमीन की व्यवस्था थी, बर्नियर के द्वारा उसका बहुत ज्यादा क्या करा था, आलोचना किया गया था, यानी क्रिटिसिज्म किया गया था। दोबारा रिपीट करता हूं कि बर्नियर ने भारत के अंदर में जो जमीनी व्यवस्था थी, जो लैंड फॉर्म्स थी, उसका क्या करा था, आलोचना करा था, यानी क्रिटिसिज्म करा था। क्यों करा था, क्योंकि भारत में सारी जमीनें किसको बिलोंग करती है, मुगलों को बिलोंग करती थी, राजा को बिलोंग करती थी, और राजा को सारी जमीनें किसको दे दिया करता था, अपने खास को दे दिया करता था, और एक शर्त पर कि उसके मरने के बाद ये जमीन दोबारा से किसकी हो जाएगी, राजा की हो जाएगी, यानी मुगल की हो जाएगी।
यानी वो अपने पूर्वजों को, सॉरी पूर्वज कह रहा हूं, अपने आने वाले जो पीढ़ी है उनको नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति उस पर कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजा मुझे कोई जमीन दे दे, यानी जो मोहम्मद है, ठीक है, यानी जो मुगल है, जो बादशाह है, अगर वो मुझे कोई जमीन दे देता है और मुझे ये बात कहता है कि भाई इस जमीन का तुम कुछ भी करो, बट ये जमीन तुम आने वाली जनरेशन को नहीं दे सकते विरासत के रूप में, तो क्या मैं उस जमीन पर कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करना पसंद करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मर गया तो ये सारी की सारी किसके पास पहुंच जाएगी? राजा के पास। तो मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। इस वजह से वहां पर जमीन पर कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं करते थे। इसी वजह से कई सारी जमीनें जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था खेती करने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए, पशुपालन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, यानी तमाम अलग अलग चीजों को करने के लिए या अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जिन जमीनों का इस्तेमाल किया जा सकता था, वो सारी की सारी जमीनें ऐसे ही पड़ी थी, बर्बाद थी, बेकार थी, बैरन थी, वेस्ट थी, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंड फॉर्म्स, जस्ट बिकॉज ऑफ भूमि व्यवस्था, ठीक है। इसलिए बर्नियर ने क्या करी थी? आलोचना करी थी कि भाई अगर फ्रांस या यूरोप, ठीक है, इस तरीके से व्यवस्था को अपना ले तो यूरोप तो कब का बर्बाद हो जाएगा। उसने ये स्टेटमेंट यूज करी थी, आपकी बुक में स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? विच ट्रैवलर डिस्क्राइब इंडियन कास्ट सिस्टम? भाई भारत के कास्ट सिस्टम को किसने डिस्क्राइब करा था? हमारा अल बिरूनी ने डिस्क्राइब करा था, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारा 11 की बात करते हैं हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया, ठीक है। भारत में वो कब आया था? हमारा 14th सेंचुरी के अंदर में आया था, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो इब्न बतूता भारत में कब आया? 14th सेंचुरी में आया। बर्नियर विजिटेड ड्यूरिंग द, ठीक है, ड्यूरिंग हुज रीजन? भाई कब आया था बर्नियर हमारा? बर्नियर कौन से रीजन में कब आया था हमारा? डी आंसर इसका औरंगजेब। बात समझ आ रही है? यानी जब भारत के अंदर में किसका शासन था? औरंगजेब का। पता ना, औरंगजेब हमारा काफी क्रूर राजा हुआ करता था, बहुत ज्यादा क्रूर, यानी मुगलों का सबसे, ठीक है, बैल बुद्धि वाला राजा जिसे कहते हैं। अगर मैं कहूं कि मुगलों का पतन करने में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो इस गधे का ही है। इसने अपने बाप तक को मरवा दिया था अपने फायदे के लिए। सोचो, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो अवाम का क्या सगा होगा, ठीक है। तो मुगलों का पतन जिसने कराया ना, मुगलों की जिसने बैंड बजाई है, मुगलों की जिसने लंका लगाई है, या मुगलों का वजूद भारत में से जिसने हटाया है, वो महाशय ये है कि सारा श्रेय मैं इन्हीं को दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने पिताश्री, अपने बाप के तक को मरवा दिया था, ठीक है। तो ये किसी का सगा नहीं है, ना अपने बाप का, ना किसी अवाम का, ठीक है। तो और इसी चक्कर में पूरा मुगल साम्राज्य भारत से खत्म हो गया। आगे की ओर बढ़ते हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में। भाई अल बिरूनी कंसीडर संस्कृत टेक्स्ट डिफिकल्ट बिकॉज, भाई क्यों उसने संस्कृत को मुश्किल बताया? उसने संस्कृत को मुश्किल बताया क्यों? कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है बहुत ज्यादा। वो क्या हमारी काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। भाई एक ही शब्द के क्या है इसके अंदर में? और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ना बताओ तो संस्कृत वो भाषा है, यानी संस्कृत से पहले भी एक भाषा थी जिसका नाम था ब्रह्मी, और ब्रह्मी से ही सारी भाषाओं का क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। सभी भाषा वहीं से निकली है, ये याद रखना जीवन भर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ेंगे। इब्न बतूता डिस्क्राइब विच सिटी एज अ लार्ज एंड, ठीक है, प्रोस्पेरियस। भाई लार्ज और प्रोस्पेरियस वो कौन सी सिटी को कहता है? वो कहता है दिल्ली को। किसको कहता है हमारा? ठीक है, दिल्ली तो दिल्ली की रानी है भाई, ठीक है। दिल्ली तो भारत का हृदय कह लो, जान कह लो, ठीक है, सब कुछ कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी दिल्ली। तो उस समय भी दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत पहले हुआ करता था तो दिल्ली हो गया, ठीक। तो सबसे ज्यादा लार्ज और सबसे ज्यादा प्रोस्पेरियस। और पता है लार्ज, मैं आपको फन फैक्ट बताता हूं, उस समय के लोग इतने गधे हुआ करते थे। दिल्ली आज कितने किलोमीटर की है? अप्रोक्स 45 किलोमीटर की है ना। ये बात सबको पता है कि दिल्ली जो है वो मात्र 45 किलोमीटर की है। अच्छा, इसका रेडियस कितना है बताओ? दिल्ली का रेडियस कितना है हमारा? दिल्ली का रेडियस कितना है? कितना हो सकता है दिल्ली का रेडियस? ठीक है, ये लमसम ऑलमोस्ट हमारा 100 किलोमीटर के आसपास का है पूरा रेडियस इसका, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो हमारा 100 किलोमीटर के आसपास का है। तो ये तो चलो अब आपकी बात है, बट अभी की हम बात करते हैं तो दिल्ली हमारा जो है वो हमारा 45 किलोमीटर की है। उस समय पता क्या बोलते थे? उस समय कहते थे कि भारत की सबसे बड़ी जो सिटी है वो क्या है? दिल्ली। यानी कहते थे ये मुंबई से भी ज्यादा बड़ी है। सोचो, किससे कहते थे? मुंबई। ये कहते थे महाराष्ट्र यानी मुंबई से भी ज्यादा बड़ी है हमारी दिल्ली जो है। और आज अगर मैप में देखें तो मैप में सिर्फ एक डॉट लगा दूं मार्कर से तो दिल्ली भर जाती पूरी, ठीक है। हाँ, मैप में सिर्फ एक डॉट लगाने से दिल्ली में सब लोगों को काला कर सकता हूं मैं, सबको बना सकता हूं मिस्टर इंडिया। लाइट बंद करो और सब गायब। क्यों शुभ? सबको तेरी जैसी सुपर पावर दे दूं मैं? हैं? क्या कह रहा है सर? ऐसे मत बोलो, वीडियो बन रही है तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। चलो 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस चैप्टर में एंड करेंगे कि बर्नियर, ठीक है,
क्रिटिसाइज इंडिया एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ, भाई बर्नियर ने, देखो बर्नियर का काम ही यही था, आलोचना करना। वो भारत में आया ही इस वजह से था, क्या करने के लिए, आलोचना करने के लिए। ये महान मूर्त हमारी ऐसी थी, पता नहीं भारत के लोगों में क्या इसको खाज थी, ठीक है, कौन सी इसकी कोई भैंस खोल के भग गया था, ठीक है, पता नहीं इसको भारतीयों से क्या दुश्मनी थी कि भारत में आकर इसने सिर्फ क्या करी है, बुराइयां करी है भारत की, ठीक है। तो जैसे उसने लैंड ग्रीन्स की या लैंड फॉर्म्स की बुराई करी, वैसे उसने एग्रीकल्चर सिस्टम की भी क्या करी थी, बुराई। और वो क्यों करी थी उसने, बाय स्टेट कंट्रोल ओवर द लैंड। बात तो इसकी भी सही थी भाई, गलत तो ये भी नहीं था, ठीक है। क्या लिख रखा है कि जमीन का कंट्रोल किसके पास था, स्टेट के पास हुआ करता था। किसके पास हुआ करता था, स्टेट। जैसे आप लोगों की लगाम आप घर वालों के पास में आपके, है ना, कुछ भी करना चाहो घर वाले बोलेंगे नहीं तुझे नहीं पता, तू नहीं कर सकता ये काम, ठीक है। और हम लोग समझाते रह जाते हैं और वो लोग मानते नहीं है बिल्कुल भी, अपनी चलाते हैं। हमारे जमाने की तारक मेहता उल्टा चश्मा आजकल ज्यादा देखते हैं लोग बाग, है ना, बिड़े भिंडी मास्टर। तो चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अलवार वर डिवोटीज ऑफ। अलवार किसके डिवोटीज थे भाई, ये आपका चैप्टर का स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट हमारा, चैप्टर की स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट हमारा है कि अलवार और नयनार किसको मानते थे। तो अलवार किसको मानते थे हमारे, अलवार मानते थे विष्णु को, और नयनार किसको मानते थे हमारा, शिव को, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल। अलवार जो है इसको एवी करके, अगर याद नहीं आ रहा तो इसको एवी कर लो, क्या कर लो, इसको एवी कर लो, ठीक है। और इसको क्या कर लो हमारा, एनएस कर लो। एनएस तो याद रहेगा, पल्सर, पल्सर एनएस 160 200 400 है, ठीक है। तो एनएस याद कर लो। तो कैसे याद हो जाएगा भाई, अपने दिमाग में रखो एनएस, एन से क्या हो जाएगा नयनार, और एस से क्या हो जाएगा शिव, यानी नयनार शिव को मानते हैं। अब तुम्हें जब एनएस याद हो जाएगा तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। हाँ, और एवी कैसे, अवतार याद कर लो। या आपने कभी देखा होगा पुराने जमाने में जो टीवी हुआ करती थी, हमारे जमाने में जो पुरानी टीवी हुआ करती थी उसमें एवी वाला सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। नहीं पता होगा तुम लोगों का, अभी तो नए वाले बच्चे हो तुम, ठीक है, थोड़े से और बूढ़े हो तब पता लगेगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एवी और एनवी समझ में, एनएस समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करें, ठीक है, कि कबीर अपोज्ड किसके खिलाफ था, वो रिचुअलिज्म के खिलाफ था हमारा। किसके खिलाफ था, इस बंदे की भी अलग ही कहानी है, पता कबीर के बारे में है, पता कबीर के बारे में, चलो इसकी भी अलग कहानी भाई, अलग ही टेढ़े दिमाग का था ये। बताओ जरा, ये था किसी का सगा, किसका सगा नहीं था ये, ना हिंदू का ना मुस्लिम का। भाई हिंदू में पैदा हुआ, मुस्लिम्स ने पाला, बट वही वाली कहावत इस पे सूट कर दी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, ठीक है। ये मुस्लिम कभी सगा नहीं हुआ, ठीक है। तो कबीर जो था वो रिचुअल को ही क्या करता था, उसके ही अपोज हुआ करता था, रिचुअलिज्म को मानते नहीं था। बाबा गुरु नानक की बात करते हैं, इनके खिलाफ में कुछ नहीं सुनूंगा भाई, ठीक है, महान शख्स है हमारे। तो बाबा गुरु नानक हमारे फाउंड हुए, किसको फाउंड करा उन्होंने, सिखिज्म को, ठीक है। भारत के अंदर सिख जो है, ठीक है, वो बाबा गुरु नानक उनके द्वारा फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ठीक है, ख्वाजा, ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये आपका क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये आपका क्वेश्चन पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सेटल्ड थे, कहां पर सेटल्ड थे, हमारे अजमेर में सेटल्ड हुआ करते थे, ठीक है, उस समय। तो आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। आगे देखो, सूफी लिव, सूफी कहां रहते हैं हमारे, सूफी रहते हैं हमारा किसमें, खानका में। पता है ना खानका क्या होता है, खानका एक ऐसा प्लेस होता है, ठीक है, हाँ, एक कम्युनिटी कह लो इसको, ठीक है, एक अलग से एक कम्युनिटी हुआ करती थी जिसको खानका कहते थे, या एक प्लेस कह दो जिसमें सारे के सारे खानका ही लोग रहते थे। इसको समझ सकते हो मोनेस्ट्री की तरह, किसकी तरह समझ सकते हो, मोनेस्ट्री का मतलब ही होता है अकेला रहना, हिंदी में बोलते हैं मठ और इंग्लिश में बोलते हैं मोनेस्ट्री, इसका मतलब ही क्या होता है, अकेला रहना। तो जितने भी ये साधु संत बौद्ध के हैं ना ये, ठीक है, तिब्बत वगैरह में जो रहते हैं हमारे, ठीक है, तो वो मोनेस्ट्री में रहते हैं, उनको अकेले रहना पसंद है, उनको दूसरे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद है, इनको रहना पसंद है अपने ही जैसे लोगों के साथ रहना। तो सेम ऐसे ही सूफी हमारे कहाँ रहते थे, खानका में रहते थे, इनको भी, ठीक है, अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद था हमारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हमारा 7 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, मीराबाई, ठीक है, वर्शिप, मीराबाई किसकी वर्शिप थी हमारी, कृष्णा की, ठीक है, लॉर्ड कृष्ण भगवान। आगे बढ़ते हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कबीर सर, ठीक है, वर्सेस आर, कबीर किस क्या वर्सेस करते, उनकी क्या सोच तुम्हारी थी, हिंदू, ठीक है, डेलीकेट्स, डायलेक्ट्स हमारे, ठीक है, हिंदू डायलेक्ट्स हुआ करते थे, यानी हिंदू रिचुअल्स, हिंदू विशेषताएं जो हुआ करती थी, या उनकी जो डायलेक्ट्स हुआ करती थी, ठीक है, उससे, ठीक है, वर्सेस थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, गुरु, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब कंपोज्ड बाय, ठीक है। भाई ये देखो, ये हमारा सिखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब। भाई जैसे हमारे लिए क्या होता है गीता कुरान, ये इंपॉर्टेंट है हमारी, वैसे सिखों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी। इसको कंपोज किसने करा था,
ठीक है, गुरु अर्जन ने मारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, चिश्ती संत एम्फेसिस, चिश्ती संत हमारे कहा एम्फेसिस हुए तुम्हारे बाय लव एंड डिवोशन के। चिश्ती किसके बारे में बात करते हैं? चिश्ती संत जो तुम्हारे चिश्ती संत बात करते हैं प्यार की और डिवोशन की। भाई आप प्रेम करते हो तो उसके प्रति क्या रहो, डिवोटेड रहो, चाहे आप मूर्ति की पूजा करो, चाहे आप ठीक है अपने विश्वासों की पूजा करो, ठीक है। डिवोशन मतलब उसी के प्रति डिवोटेड रहना, वफादार रहना, लगाव रहना उसी के प्रति, हाँ लॉयल कह लो एक तरीके से, ठीक है। बट भगवान के प्रति रहो बेटा, और किसी के प्रति नहीं। धोखा ही मिलेगा। धुआं की जो लात पड़ती है ना जिंदगी के अंदर में, तब रियलाइजेशन होता है कि कहाँ चले गए हम भटकते हुए रास्ता अपना, और तब तक रेत की तरह हाथ से टाइम फिसल जाता है, ठीक है। जब तक कुछ सोचते हैं ना कि हाँ आप संभलेंगे, तब तक तो वक्त निकल जाता है बेटा। तो समय रहते अपने जीवन में अपने लिए कुछ कर लो, ढंग का कुछ बढ़िया कर लो, ठीक है। हमारे एक गुरु थे 12th क्लास में जो मुझे ज्योग्राफी पढ़ाते थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि बेटा जिंदगी में एक काम करना, और उस काम से पहले कोई काम मत करना, पहले नौकरी फिर छोकरी। उन्होंने लाइन बोली थी, आज तक ये बात है हमारी, ठीक है। पहले नौकरी फिर छोकरी, उसके बाद कुछ नहीं। जेब में पैसा होगा तो वही पूछेंगे बेटे। तो बढ़ते हमारा देखो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 11 तक हमारा लंगर ट्रेडिशन इज लिंक्ड। लंगर किससे रिलेटेड है? हमारा सिखिज्म से, है ना। अच्छा, हमारे में भंडारा कहते हैं, सिखों में लंगर कहते हैं, मुस्लिम्स में क्या कहते हैं? नहीं, खैरात। क्या बोलते हैं उनमें? खैरात बांटना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? विच संत रिजेक्टेड द कास्ट, ठीक है, डिस्टिंक्शन स्ट्रांगली। किसने इसका विरोध करा था? हमारा कबीर ने विरोध करा था, ठीक है। रामानंदा इन्फ्लुएंस, रामानंदा किससे इन्फ्लुएंस था? हमारा कबीर से, ठीक है। सूफी म्यूजिक गैदरिंग वर कॉल्ड, भाई जो सूफी की म्यूजिक गैदरिंग होती है उसको क्या बोलते थे? हमारा समा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा बेटा, कई बार रिपीट हुआ हमारा, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि भाई सूफी के जो म्यूजिक गैदरिंग थी उसको क्या बोलते थे? हमारा समा कहते थे हमारा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हुए लास्ट हमारा इस चैप्टर का एमसीक्यू हमारा होगा, ठीक है। मीराबाई बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करती है हमारा मीराबाई? राजस्थान। कहां से बिलोंग करती हमारी? राजस्थान से बिलोंग करती मीराबाई हमारी, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले चैप्टर की तरफ में, होपफुली तुम्हें समझ में आ रहा होगा और अच्छी लग रही होगी। तो पढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारा क्या है? एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर साम्राज्य। भाई विजयनगर साम्राज्य अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको क्वेश्चन के पर्पज से बताऊं तो इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से हमारे, जैसे तुंगभद्रा नदी है ना, और कमलापुरम टैंक हमारा हो गया, यहाँ के बाजार हो गए, ठीक है, यहाँ की मूर्ति कला हो गई, ठीक है, यहाँ का व्यापार, ठीक, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पूछे जाने वाले हैं। तो विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय, भाई विजयनगर के ढूंढना किसने था? दो भाई थे हमारे, दो भाई, एक हरिहर और दूसरा बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों ने क्या करा था? इसको ढूंढा था हमारा। विजयनगर वॉज फाउंडेड इन, कब ढूंढा गया था इसको? 1936 में ढूंढा गया था। बेसिक एमसीक्यूज है, सॉरी हाँ 1336 में, 1336 में, ठीक है। बेसिक एमसीक्यूज आपके चैप्टर के शुरुआत में आपसे पूछे जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ऑफ विजयनगर वॉज ऑन रिवर, किसके पास थी हमारी? तुंगभद्रा के पास थी, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा हैपन, भाई जो बैटल हुआ था तालीकोटा का, किसका? तालीकोटा का जो बैटल हुआ था वो कहां पर हुआ था हमारा? कब हुआ था हमारा? 1565 में हुआ था। कब हुआ था हमारा? 1565 में हुआ था, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध जो था वो हमारा 1565 में हुआ था। आगे बढ़ते हमारा आगे क्वेश्चन हमारा है, कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू, भाई बताओ कौन से राजवंश से बिलोंग करते हैं वो? हाँ तुलुफ से। किससे बिलोंग करते हैं हमारे? ये रहा तुलुफ डायनेस्टी से। और वहां पर कितनी डायनेस्टी थी हमारी टोटल? कौन कौन सी? लिख रखी है सामने, अरविंदु, सलूफ, तलुफ और संगम, ये 4 डायनेस्टी थी हमारी। और कौन सी डायनेस्टी से हमारे वो थे? वो तुलुफ से थे। और सबसे ज्यादा फ्लोरिश कब हुआ था हमारा विजयनगर? विजयनगर सबसे ज्यादा फ्लोरिश, सबसे ज्यादा बढ़ा था, ताकतवर बना था, हाँ मैंने जब कृष्णदेव राय थे शासन में, ठीक है, कृष्णदेव राय के शासन में। क्वेश्चन नंबर 6, मेन टेंपल ऑफ हम्पी एट हम्पी, ठीक है, वो हमारा कौन था? विरूपाक्ष टेंपल। कौन सा टेंपल हमारा? विरूपाक्ष, ठीक है। विरूपाक्ष टेंपल जो है वो हमारा हम्पी का सबसे महत्वपूर्ण टेंपल है हमारा। लोटस महल इज लोकेटेड कहां पर था हमारा? ये रॉयल सेंटर में था। रॉयल सेंटर जहां पर हमारा अमीर लोग या फिर किंग वगैरह रहते, मतलब रहते थे हमारे। कौन रहते हमारे? किंग रहते थे, ठीक है, बड़ी जात के लोग रहते थे, अमीर क्लास के लोग रहते थे, ठीक है, उसको हमारा रॉयल सेंटर कहते थे। और वहीं पर हमारा लोटस महल था हमारा। क्या था हमारा?
आगे देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 8, महानवमी डिब्बा, भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसा बताया। कमलापुरम टैंक भी इंपॉर्टेंट है और महानवमी डिब्बा भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन से भी और एमसीक्यू से भी। ठीक है, वॉज यूज फॉर किसके लिए, ये रॉयल सेरेमनीज के लिए। किसके लिए, जैसे हमारा नवरात्र मनाने के लिए, सोचो उस समय भी नवरात्र हुआ करते थे, यानी विजयनगर साम्राज्य में भी नवरात्र को मनाया जाता था हमारा। ठीक है, नवरात्रों के लिए, सैन्य प्रदर्शन के लिए, मनोरंजन के लिए, ठीक है, और क्या नाम है, शक्तियों को दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 9, फॉरेन ट्रैवलर डिस्क्राइब विजयनगर। ठीक है, डिस्क्राइबिंग विजयनगर, कैसा डिस्क्राइब करता था, डोमिंगो पीस, मतलब किसने डिस्क्राइब करता, भाई फॉरेन ट्रैवलर कौन था, ऐसा कौन सा फॉरेन ट्रैवलर था जिसने हमारा विजयनगर को डिस्क्राइब करा था, वो हमारा कौन था, डोमिंगो पीस। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई है। ठीक है, रिपीटेबल क्वेश्चन है हमारा ये। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में, हम्पी इज इन प्रेजेंट डे, कहां पर है हमारा हम्पी, प्रेजेंट डे में। ठीक है, कर्नाटका के अंदर में, ये तो याद रखना, ये तो हमारा एक फैक्ट के रूप में भी याद रखना। भारत के इतिहास के बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए, एज अ 12th के स्टूडेंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, हम्पी जब 50 रुपए के नोट के पीछे दिखते हैं ना आपको, वो 50 रुपए का नोट देखना, उसके पीछे, ठीक है, जो वो चरखा सा गाड़ी से दिखती है, बैलगाड़ी जो दिखती है तुम्हें बनी हुई अजीब सी आकृति है हमारी, वो हम्पी की है हमारी। हाँ, 50 रुपए का नोट, ठीक है, वो कहाँ की हमारी, हम्पी की। उसमें लिख भी रखा है, कभी गौर करना, 50 रुपए के नोट के नीचे वहां पे कोने में पीछे हम्पी लिख रखा है। ठीक है, तो हम्पी हमारी कहां पर है, कर्नाटका के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर इकोनॉमी डिपेंड, ठीक है, हेवीली ऑन, भाई किस पे डिपेंड करती थी हमारी, एग्रीकल्चर और ट्रेड पर डिपेंड करती थी। ठीक है, एग्रीकल्चर वहां का बहुत अच्छा था और ट्रेड भी बहुत अच्छा था, और पेपर में ट्रेड के ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बनने के चांस है। रॉयल सेंटर मेनली हेड, ठीक है, रॉयल सेंटर हमारे कहां होते थे, हमारे प्लेस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हमारी हुआ करती थी। ठीक है, रॉयल सेंटर में क्या होता है, हमारे प्लेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जहां से पूरे साम्राज्य को चलाने का काम किया जाता था। वाटर मैनेजमेंट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज, भाई विजयनगर साम्राज्य का वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या था, ड्राई क्लाइमेट में था। कहां पर था हमारा, यानी विजयनगर हमारा आधे से ज्यादा विजयनगर साम्राज्य जो था वो ड्राई क्लाइमेट में था, जिस वजह से वहां का जो वाटर मैनेजमेंट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, जिस वजह से वहां पर कमलापुरम टैंक का निर्माण किया गया था, तुंगभद्रा नदी का इस्तेमाल किया जाता था खेतों को सींचने के लिए, रॉयल सेंटर में पानी को भेजने के लिए, और कमलापुरम टैंक का पानी जो था वो रॉयल सेंटर में ही भेजा जाता था और वहीं पे उसका इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हमारा, हजारा रामा टेम्पल जो है, ठीक है, वो नोन फॉर किसके लिए जाना जाता हमारा, वो ठीक है भाई वॉल क्रेविंग के लिए, ठीक है, कार्विंग के लिए, सॉरी किसके लिए हमारा, वॉल कार्विंग्स के लिए। मतलब वहां की हजारा रामा जो टेम्पल है ना, उसकी दीवारें कलाकृतियों से भरी पड़ी है। किससे भरी पड़ी, हमारी कलाकृति से, भारत के इतिहास से भरी पड़ी है। जाओगे ना आज भी आपको वहां पर वो दीवार दिखेगी, आज भी, और देखोगे ना तो देखोगे कि भारत का इतिहास क्या खूबसूरत हुआ करता था, उस समय लोगों की कलाकृतियां कितनी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। तो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर फेल आफ्टर डिफीट बाय, किसके द्वारा, जब हारा था वो डेक्कन सुल्तान, दक्कन का सुल्तान जो था उसने हराया था, याद है ना। और विजयनगर साम्राज्य का नाश किसने पीटा था, कौन सा वो था, कौन सा युद्ध लड़के उसका नाश हुआ था, बताओ, रक्षाससी, कौन सा युद्ध था हमारा, ठीक है, ये वो युद्ध था जिसके अंदर में विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, इन्वॉल्व होता है और उसकी हार तय हो जाती है उसी समय। चैप्टर नंबर 8 और आपकी सेकंड बुक खत्म हो जाएगी हमारी, इसके बाद अगली बुक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट, मेन सोर्सेस ऑफ फॉर मुगल, ठीक है, एगेरियन हिस्ट्री। भाई मेन सोर्स कौन सा है मुगल की एगेरियन हिस्ट्री बताने के लिए, ठीक है, बी हमारा कौन सा है, हमारा आइन एक्बरी, वेरी गुड। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आइन एक्बरी वाज रिटन बाय, भाई किसके द्वारा लिखी गई थी, हमारी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, याद रखना ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। जमींदार मेनली कलेक्टेड, क्या कलेक्ट, भाई टैक्स, उनका काम ही था टैक्स, लोगों को लूटना, लोगों से टैक्स लेना, उनको मारना कूटना, ये उनका काम था। ठीक है, लैंड ग्रीन्स, तो हाँ मतलब जमीनों से लैंड रेवेन्यू लेना, तो जमींदार का काम मेन था हमारा लैंड रेवेन्यू लेना। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे लिखा है, ठीक है, दहशला सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय, भाई ये सिस्टम जो था वो किसने इंट्रोड्यूस करा था, हमारा अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, रेवेन्यू मिनिस्टर, ठीक है, अंडर अकबर। हाँ देखो, रेवेन्यू मिनिस्टर अंडर अकबर, वो कौन था हमारा, टोडरमल था हमारा, कौन था हमारा, टोडरमल। रेवेन्यू मिनिस्टर समझते हो कौन है, जो पूरे रेवेन्यू का लेखा जोखा रखता है कि पूरे साम्राज्य से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना नहीं आया, कितना बचा हुआ है, कितना पेंडिंग है, वो हमारा टोडरमल था। कौन था हमारा, टोडरमल। और अगर आपने जोधा अकबर देखी है नाटक, एक समय का बहुत फेमस नाटक हुआ था, हाँ भाई मैं भी बहुत पागल था उसके लिए,
दीवानगी थी मेरे को अंदर, मेरे अंदर, ठीक है। जैसे एक मूवी नहीं ना, दीवानगे की दीवानगी, ऐसे कुछ करके मूवी का नाम है, तो ऐसे ही जोधा अकबर के लिए मेरी भी दीवानगी हुआ करती थी। रिपीट टेलीकास्ट देखा करता था वो उस समय, ठीक है। तो टोटल मन साहब ऐसे ऐसे करके नाम बोलते थे उनका, टोटल मन साहब, टोटल मन साहब। तो ये नाम तो मैंने भी कई बार सुना है नाटकों में भी, ठीक है। तो तुम भी इसको याद रखना कि वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। खलीसा, खलीसा लैंड बिलोंग टू डायरेक्टली टू, किससे किससे रिलेट करती है हमारी वो, स्टेट से, किससे हमारी, क्योंकि देखो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई है कि मुगलों के पास में पूरा लैंड हुआ करता था, किसके पास हुआ करता था लैंड, और ये अलग अलग नाम है हमारे पास, ये जमीनों का अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, ठीक। ये अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि मुगलों के दौरान सारी की सारी जमीनें जो थी वो किसके नाम पे हुआ करती थी, मुगलों के नाम पे हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मेन के कैश क्रॉप इन मुगल पीरियड, कौन सी होती थी हमारी, कॉटन। भारत में कॉटन का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता था उस समय, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादक जो था भारत था। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि भारत ही था, अमेरिका भी था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भारत में कॉटन बूम आया था, क्या था हमारा, हाँ, जब अमेरिका के अंदर में क्या होता है, सिविल वॉर होता है ना, तो ब्रिटिश कंपनी ने भारत को कॉटन उगाने के लिए वो करा था काफी, यानी कि वो जोर जबरदस्ती तो नहीं करी थी, मतलब लालच दिया था, पैसा देना पर एकड़ पे 100 रुपए देना, ठीक है, और कम ब्याज पे पैसा प्रोवाइड कराना, है ना, क्या, लालच को, लालच को कह सकते हो उनको एक तरीके से, ग्रीड कह लो, ठीक है, उनको लालच दिया गया, या उसके लिए कह लो, वर्ड आता है याद नहीं आ रहा अभी, चलो अभी याद है तो बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, पीजेंट्स पेड रेवेन्यू मोस्टली, ठीक है, काइंड एंड कैश। काइंड मतलब दया नहीं देते थे वो, अनाज के रूप में, किसके रूप में, रेवेन्यू हमेशा किसके रूप में, या तो कैश के रूप में या तो हमारा अनाज के रूप में, ये काइंड हटा के यहाँ पे ग्रीन कर लेना, ठीक है। मुगल ऑफिशियल्स, ठीक है, मेजर एंड लैंड यूजिंग, देखो मुगल ऑफिशियल मेजर लैंड यूजिंग, किसका इस्तेमाल करके वो लैंड करते थे, स्टोन स्लैब्स को, किसको मारा, स्टोन स्लैब। आपने देखा वो गाटर पटिया, घर बनते हमारे, एक लैंटर होता है हमारा, क्या होता है, गाटर पटिया, तो वो जो पटिया पटिया कहते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, हमारा स्लैब कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हमारा स्लैब। तो उस समय जमीनों का मेजरमेंट जो था वो स्टोन स्लैब के द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था, हमारा स्टोन स्लैब के द्वारा किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, सॉरी 10वां, जमींदार लैंड पावर ओवर, ठीक है, किसके ऊपर, हमारा लोकल सोसाइटी एंड रेवेन्यू के ऊपर में, ठीक है, यानी जमींदार, सॉरी इसकी, हाँ, जमींदारों की मेनली पावर क्या थी हमारी, जमींदारों की मेनली पावर थी जमीनों पर अधिकार रखना, साथ ही साथ रेवेन्यू देना, ठीक है, या लोकल सोसाइटी। उसके बाद विच क्रॉप एक्सपेंडेड इन द 17th सेंचुरी, कौन सी क्रॉप पड़ी थी हमारी, मेज, ठीक है, मेज जो थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हुई थी हमारी कब, 17th सेंचुरी के अंदर में। जागीरमेंट, जागीर का मतलब क्या होता है भाई, पता है जागीर का मतलब क्या होता है हमारा, जागीर का मतलब होता है रेवेन्यू, ठीक है, असाइनमेंट, क्या होता है हमारा, जागीर का मतलब होता है रेवेन्यू असाइनमेंट, जागीर का मतलब प्रॉपर्टी भी कहते हैं एक तरीके से, जागीर का एक तरीके से क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी, ये हमने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा था हमने वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, मुगल एगेरियन एक्सपेंशन लेड टू, ठीक है, मुगलों का एगेरियन एक्सपेंशन लेड टू कब हुआ था हमारा, न्यू सेटलमेंट की वजह से हुआ था, किस वजह से हुआ था, न्यू सेटलमेंट, यानी जब मुगलों ने न्यू सेटलमेंट को लॉन्च किया था तब वहां पे मुगल एगेरियन एक्सपेंशन हुआ था हमारा, यानी वहां की खेती बाड़ी बहुत तेजी से बढ़ी थी हमारी, जिससे रेवेन्यू बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ था हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, ठीक है, खुद खास था पीसेंट वर्क, क्या था हमारा खुद खास, एक था खुद खास, एक था पाही खास, दोनों समझाता हूं मैं। खुद खास का मतलब होता है जो अपनी जमीन पे काम करते हैं, जो पाही खास होते हैं वो दूसरों की जमीनों पर काम करते हैं। अगर मैं अपनी जमीन पे काम कर रहा हूं तो मैं क्या होऊंगा, खुद खास, ठीक है, और मेरी जमीन पर कोई और काम कर रहा है तो उसको क्या बोलूंगा, पाही खास बोलूंगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर बोला गया है कि हमारे कौन से पीसेंट हुआ करते थे, रेजिडेंट कल्टीवेटर, यानी जो अपनी जमीनों पर काम किया करते थे। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई ने अकबरी गिव डिटेल, कौन सी डिटेल देता है, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के बारे में, किसके बारे में, हाँ, और याद है तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट बताओ कि आईने अकबरी किसने लिखी थी हमारी, आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई थी, हाँ, और यही हमें डिटेल देता है किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के बारे में देता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 बुक सेकंड हमारी, यहां से आपकी बुक्स चालू हो चुकी है, तीसरी, सॉरी सेकंड नहीं तीसरी, दूसरी हमने पढ़ ली। अच्छा आप लोगों को एक और बता दूं, ये बुक और सेकंड और बुक थर्ड की वीडियो है, और बुक फर्स्ट की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है, वहां पे लिख रखा है एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर 1 to 4, तो पहले चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर के एमसीक्यूज के वीडियो वहां पे जा चुकी है, तो वहां पे जाकर आप देख लेना और अच्छे समझ लेना। अब तुम्हारे पास टाइम ले रहेगा, तुम्हारा पेपर अब सर पे गया। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1, हमारा परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, कब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा, बीन 1793,
मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा ये सबसे पहला अपनी बुक में। उसके बाद ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय, भाई परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा, लॉर्ड, ठीक है, कॉर्नवेलिस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तीसरा हमारा क्या कहता है कि परमानेंट सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, भाई सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करा था भाई, कहां पर करा था, मद्रास सॉरी बंगाल में किया था, कहां किया था हमारा, बंगाल में, ठीक है। सबसे पहले कहां किया गया था, बंगाल में। सबसे पहले किसने किया था, किसके द्वारा, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड वॉल्मिंस जैसे कुछ करके नाम है उनका, ठीक है, उनके द्वारा जारी किया गया था। और कब जारी किया गया था हमारा ये परमानेंट सेटलमेंट, 17, ठीक है 17 है। हाथापाई का इस्तेमाल ना करें भाई क्लास में, ठीक है, वरना हमारी क्लास में बच्चे कुछ ऐसे हैं जो गांधी को बहुत मानते हैं, ठीक है, कहते हैं कि हिंसा के खिलाफ अगर आवाज उठानी है ना, और सॉरी अहिंसा के खिलाफ में, तो अगर तुम्हें कोई एक चाटा मारा दूसरा गाल आगे कर दो, मगर आजकल के लोग बदतमीज है, दूसरे गाल पे मारते हैं बहुत जोर का। चलो आगे देखो, जमींदार अंडर परमानेंट सेटलमेंट हैड टू पे रेवेन्यू, भाई जमींदार जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में थे उनको रेवेन्यू को पे करना पड़ता था एनुअली, ठीक है, हर साल परमानेंट उनको देना पड़ता था, अदरवाइज उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सनसेट लॉ क्या था हमारा, सनसेट लॉ का मतलब था कि सूरज डूबने से पहले सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो अंग्रेजों के पास पहुंच जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमींदार की जिम्मेदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि महालवारी सेटलमेंट वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी महालवारी जो सेटलमेंट है वो हमारी कहां इंट्रोड्यूस की गई थी हमारी, बहुत बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होता, तो इसका आंसर हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, यानी महालवारी जो सेटलमेंट है हमारा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हमारी, ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई थी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। देखो पूछा यह गया है कि रैयतवारी सेटलमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज की जाती है। अब देखो रैयतवारी सेटलमेंट क्या होता है, इसका नाम, इसकी पहचान है कैसे, रैयत का मतलब होता है बेटा किसान, ठीक है, एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें रेवेन्यू डायरेक्टली किसानों से लिया जा रहा हो, बात समझ आ रही है, एक ऐसा सेटलमेंट जिसके अंदर में रेवेन्यू डायरेक्टली किसानों से लिया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, रैयतवारी सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या था, रैयत एज ओनर, दिख रहा है ना, रैयत हमारे क्या है इसमें एज अ ओनर बताया गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो हमारा क्या कह रहा है कि रैयतवारी सेटलमेंट वाज एसोसिएटेड विद, ठीक है, यानी ये किसने लागू करा था, तो ये थॉमस, ठीक है, मुनरो ने लागू करा था। किसने लागू करा था बेटा, थॉमस मुनरो के द्वारा इसको लागू किया गया था। मुनरो मतलब लाइक मुरमुरा, हमारे यूपी में ना मुरमुरा होता है, पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं पता, उसे बड़े चाव से लोग चाय से, ठीक है, उसमें गुड़ डाल के खाते हैं मजे से। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि इंडिगो रेबेलियन टुक प्लेस मेनली, ठीक है, यानी इंडिगो रेबेलियन जो था वो हमारा कहां पर किया गया था, बंगाल में किया गया था। कहां पर किया गया था हमारा, बंगाल में हमारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि नील दर्पण, ध्यान देना, नील दर्पण वाज रिटन बाय, भाई ये जो है वो रिटन किसके द्वारा की गई थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारा, ठीक है। तो इसको रिटन किया गया था हमारा किसके द्वारा हमारा, ठीक है, दीनबंधु मित्र, ठीक है, इसके द्वारा इसको लिखा गया था। उसके बाद इंडिगो कमीशन वाज, ठीक है, देखो इंडिगो कमीशन वाज अपॉइंटेड, इसको कब अपॉइंट किया गया था, इंडिगो कमीशन को कब अपॉइंट किया गया, तो इसको अपॉइंट किया गया था बी में, यानी 1860 में इसको अपॉइंट किया गया था। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि इंडिगो कमीशन कब हमारा अपॉइंट किया गया था, तो 1860 में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जोतदार वर पावरफुल, जोतदार कहां पावरफुल होते थे हमारे, जोतदार पावरफुल हुआ करते थे हमारे बंगाल विलेज के अंदर में, कहां पर हमारे बंगाल विलेज के अंदर में पावरफुल हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि कॉलोनियल रेवेन्यू डिमांड, ठीक है, ठीक है, कॉलोनियल रेवेन्यू की डिमांड क्या थी, तो कॉलोनियल रेवेन्यू की डिमांड थी सिर्फ क्या करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त करना। भाई अंग्रेजों का सिर्फ एक सिद्धांत, ज्यादा से ज्यादा करों को हासिल करना, मतलब समझ रहा है, जितना ज्यादा वो कर हासिल कर सकते थे वो लोग उतना ज्यादा कर हासिल करा करते, जितना ज्यादा उनसे, ठीक है, मतलब किसानों की उन्होंने कमर तोड़ रखी थी, हालत खराब कर रखी थी, पोपो की बैंड बजा रखी थी हमारी, है ना, उनकी पोपो फाड़ रखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हमारा, ठीक है, माइंड मत करना, थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। Who suffered most during indigo cultivation? सबसे ज्यादा किसने सफर करा था, किसानों ने सफर करा था, ठीक है। और इंडिगो वॉज मेनली एक्सपोर्टेड, कहां पर एक्सपोर्ट करते थे इसको, यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे, कहां पर हमारा, यूरोप में इसको एक्सपोर्ट करते थे। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर हमारा 10 हमारा जो है
रेबेलियन एंड द राज। ठीक है, इसमें भी 15 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या है कि रिवोल्ट हमारा 1857 में कहां पे चालू हुआ था? मेरठ में चालू हुआ था। बहुत सिंपल सिंपल से हैं, इसमें कुछ आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो रिवोल्ट हमारा कहां चालू हुआ था, कब चालू हुआ था? ठीक है, 1857 में चालू हुआ था। नीचे वाला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कब स्टार्ट हुआ था हमारा, तो वो 10 मई 1857 में चालू हुआ था। कब चालू हुआ था हमारा? 10 मई 1857 को चालू हुआ था, और वो भी कहां पे चालू हुआ था? मेरठ के अंदर में चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि मुगल एम्परर ड्यूरिंग रिवोल्ट। ठीक है भाई, मुगल राज्य जो था वो रिवोल्ट कर रहा था, तो उस समय क्या था, मतलब मुगल राज के दौरान जो रिवोल्ट था उसमें राजा कौन था? बहादुर शाह सेकंड था हमारा। कौन था हमारा? बहादुर शाह सेकंड। रानी लक्ष्मीबाई कहां से बिलोंग करती है? झांसी से बिलोंग करती है, सभी को पता है हमारा। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने चैप्टर पढ़ा है। नाना साहब की बात करें तो नाना साहब हमारे कहां पर थे? कानपुर में थे। और बेगम हजरत, ठीक है, कहां पर थी हमारी? लखनऊ के अंदर में थी। ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, याद रखना। ये मैं उन लोगों के नाम बता रहा हूं जिन्होंने 1857 के अंदर में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था अपना। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, और ये कहां से बिलोंग करते हैं आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अब बढ़ते हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। ठीक है, इमीडिएट्स कॉज ऑफ रिवोल्ट, यानी रिवोल्ट के क्या क्या कॉजेस थे हमारे? तो रिवोल्ट के हमारे एनफील्ड राइफल की वजह से हुआ था हमारा। यानी 1857 का विद्रोह जो था वो किस वजह से हुआ था? एनफील्ड राइफल। आपको पता ही होगा, चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, कि 1857 में एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, और विद्रोह होने के पीछे जो मेनली कारण था, वो कारण क्या था हमारा? वो कारण था हमारा बेटा अफवाह। अफवाह ये फैलाई गई थी कि एनफील्ड राइफल के कारतूस के अंदर में सुअर और गाय की चर्बी को लगाया जाता है, जिस वजह से भारतीय सेना, ठीक है, काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, काफी आक्रोश में आ गई थी, क्योंकि उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और दोनों के धर्म इसमें इस वजह से क्या हो रहे थे? खंडित हो रहे थे। आगे बात करते हैं, मंगल पांडे हमारे कहां से बिलोंग करते हैं? मंगल पांडे हमारा, ठीक है, इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डॉक्ट्रिन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, ठीक है, लैप्सी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रिटिश ने कॉल्ड रेवेन्यू को क्या कहा था? ठीक है, इसको बोला था हमारा सिपाही। ठीक है, सिपाही म्यूटिनिटी बोला था इसको। तो थोड़ा जल्दी जल्दी इस वजह से लेके चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बोरिंग आपके लिए है मुझे पता है, बट थोड़ा सा सवाल और बांध के बैठो। ठीक है, उसके बाद कुंवर सिंह जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे? वो बिहार से बिलोंग करते थे। रिवोल्ट कब एंड हुआ था हमारा? ये आपको याद करने वाला सीन है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि रिवोल्ट की जो एंडिंग थी वो हुई थी हमारा 1858 में। ठीक है, यानी 1857 में, 1857 में चालू हुआ और 1858 के अंदर में खत्म हो गया, यानी टोटल सिर्फ 1 ईयर, यानी सिर्फ 1 साल तक ये विद्रोह जो था वो चलता रहा। ठीक है, देन उसके बाद क्वींस का प्रोक्लेमेशन इशू कब हुआ था? तो क्वीन का प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था हमारा 1858 में ही हुआ था हमारा। ठीक है, लागू हुआ था। उसके बाद कैपिटल शिफ्ट टू दिल्ली, भाई कैपिटल जो थी वो दिल्ली में कब शिफ्ट की थी हमारा? 1911 के अंदर में। कब की थी हमारी? 1911 में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली के अंदर में। अब चैप्टर नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा ये। ठीक है, बस हमारी वीडियो थोड़ी सी रह गई है, 2 चैप्टर बच गए हमारे। सबसे पहला क्या है कि गांधी भारत कब आया था? 1915 में आया था। गांधी ने फर्स्ट सत्याग्रह कहां चलाया? चंपारण में चलाया। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, चंपारण कहां पे लोकेट करता है? चंपारण आपका बिहार में लोकेट करता है। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था, यहां पर आपको 1920 दे रखा है, कहीं पर आपको 1922 भी दे रखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च कहां से स्टार्ट हुआ था हमारा? साबरमती से लेकर चालू हुआ था। साबरमती क्या था? भुट्टे का, सॉरी गांधी जी का क्या था? आश्रम था हमारा। क्या था? गांधी जी का आश्रम था। ठीक है, गलती से निकल गया। तो सॉल्ट मार्च जो था वो हमारा, ठीक है, साबरमती जो कि हमारे श्रीमान गांधी जी का आश्रम था, वहां से स्टार्ट हुआ था और दांडी तक चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में। दांडी मार्च टुक प्लेस कब हुआ था हमारा? 1930 में हमारा दांडी मार्च हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब हुआ था हमारा? 1942 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था हमारा? 1942 में। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, गांधी गेव स्लोगन, गांधी ने स्लोगन कब दिया भाई? गांधी ने स्लोगन जो था, ठीक है, वो कब दिया था या क्या दिया था हमारा? तो वो दिया था डू और डाई का, करो या मरो वाला। गांधी इरविन पैक्ट, भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इस चैप्टर से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आपको इस बात को सीरियसली लेना है। बेटा पेपर में बहुत बार पूछा गया ये कि गांधी इरविन पैक्ट जो था वो कब साइन किया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट जो था वो 1900
ठीक है, सॉरी 1931 में साइन किया गया था। कब साइन किया गया था? 1931 में। साइमन कमीशन भारत में कब आया? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के पर्पज से। 1927 में भारत में साइमन कमीशन आता है। ठीक है, पूना पैक्ट हमारा साइन कब हुआ था? ठीक है, ये बच्चों को बहुत कम पता है कि पूना पैक्ट को साइन करने वाला व्यक्ति था भीमराव अंबेडकर। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट सपोर्ट गांधी ने करा था इसको। किसने करा था इसको? गांधी ने। क्यों करा था? क्योंकि भारत के अंदर में गांधी के द्वारा कई बार मास मूवमेंट चलाया गया अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए। ठीक है, बट ऐसा हो नहीं पाया गांधी से। तो जब खिलाफत मूवमेंट हो रहा था तब गांधी को लगा कि भाई ये भी एक मास मूवमेंट के रूप में आ सकता है और जिसकी मदद से, जिसकी आड़ में हम भारत में से अंग्रेजों को खदेड़ के भगा सकते हैं। इस वजह से गांधी के द्वारा, ठीक है, क्या करा गया? खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमसीक्यू है आपका, साथ ही साथ इसमें से पेपर में क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेगा। ये बात याद रखना। अगर इस क्वेश्चन को जरा सा भी हल्के में लिया तो आपके पेपर में नंबर कम आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी जिसे क्वेश्चन और एमसीक्यूज में दोनों में इंपॉर्टेंट देखना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो मेनली किसके अपोज था हमारा? ठीक है, सॉल्ट मार्च के अपोज था। किसके? हमारे सॉरी सॉल्ट टैक्स के अपोज था हमारा, जो कानून लागू किया गया था सॉल्ट के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी कब की गई थी? हमारी सॉरी कहां की गई थी? लंदन में की गई थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी लंदन में की गई थी, फेल हो गई थी, दोबारा की गई तब भी फेल हो गई, तीसरी बार करा ही नहीं गया। ठीक है, हमारे गांधी जी को गुस्सा आ गया। गांधी कॉल्ड, ठीक है, ऑफ नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट। क्यों वापस ले लिया था उन्होंने? गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ चोरा चोरी के अंदर में जो पुलिस थाना था उसमें आग लगा दी गई और कई सारे पुलिस वालों की हत्या हो गई थी, जिस वजह से गांधी के द्वारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया क्योंकि ये अहिंसा की तरफ में बढ़ रहा था। ठीक है, आपका आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, और आपकी यही वीडियो ये एंड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, एमसीक्यूज आपको समझ में आ रहे हो, और अपना प्यार देना, वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका 12वां चैप्टर, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कब फॉर्म किया गया था? 1946 में किया गया था। आपके बुक में भी दे रखा है ये वाला तो। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थे? हमारे भीमराव अम्बेडकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ये। ठीक है, कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे हमारे। क्या थे हमारे? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे हमारे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था हमारा कब? 26 नवंबर 1949 को। हमारा कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और बेटा जब पूछेगा फोर्स में कब आया था तो आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950। कब बताओगे आप? 26 जनवरी 1950। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? हमारे राजेंद्र प्रसाद है। भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, उनको जरूर याद कर लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? हमारे राजेंद्र प्रसाद है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल राइट्स कहां से इंस्पायर है? हमारा यूएसए से इंस्पायर। हमारे किससे इंस्पायर है? यूएसए से। ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, प्रिंसिपल्स कहां से इंस्पायर किए गए? हमारे आयरलैंड से। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? भारत के अंदर में 18 साल का वह शख्स, पहले तो ये 21 साल था हमारा, क्या था पहले? ये 21 साल। तो भारत में 18 साल का वह शख्स जो अडल्ट है, जो युवा है, उसको वोट देने का अधिकार है, भले ही वो लंगड़ा लूला, अंधा बहरा, किसी भी जात धर्म का, किसी भी रंग रूप का हो, उसको वोट देने का अधिकार है अगर वो 18 का है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज, क्या बताया गया है? कि भाई वो सर्वोजियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारा। क्या है वो? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब क्या है कि भारत के अंदर में अलग अलग प्रकार के, सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं, है ना, अलग अलग भाषा के प्राणी, अलग अलग देखने में अलग अलग है, भाषा में अलग अलग है, कलर में अलग अलग, है ना, प्राणी पाए जाते हैं भारत में। प्राणी मतलब इन द सेंस इंसान। ठीक है, तो बेटा इंसान अलग अलग है भारत में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ में। ठीक है, तो बड़े क्या लिखा है? फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? फेडरल सिस्टम का मतलब होता है, क्या होता है फेडरल सिस्टम का? गधो, डिवीजन ऑफ पावर। यानी भारत में क्या है? फेडरल सिस्टम है, यानी जिसके अंदर में पावर को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। किसी एक के पास में पावर रही तो चाइना वाला हाल हो जाएगा। इस वजह से भारत का चाइना की तरह हाल ना हो, इस वजह से भारत में पावर को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया मेरे लाल। सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा किसके अपोज? हमारा डिवीजन के। किसके? हमारा डिवीजन, स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा। ठीक है, डिवीजन के अपोज हमारा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन भारत में कब हुए थे, यानी सबसे पहला इलेक्शन कब हुआ था हमारा 1991 से लेकर 92 के बीच में हुआ था। कब हुआ था हमारा 91 से 92 में किया गया था हमारा पहला जनरल इलेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, भारत के अंदर में लिंग्विस्टिक विवाद था हमारा, लिंग्विस्टिक डिबेट थी हमारी। क्या मतलब कि भारत के अंदर में हिंदी को या इंग्लिश को, दोनों में से किसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है। तो इस बात का विवाद हुआ था। पहले क्या हुआ कि हिंदी और इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। अब ये बात हुई कि भाई इंग्लिश को अगर बना देंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल, ठीक है, रिप्रेजेंट होगा भारत में, तो हिंदी को बना दिया गया। तो जिस वजह से साउथ इंडियंस है ना, हमारे भारत के जो साउथ इंडियंस है वो गुस्सा हो गए कि भाई हमें तो हिंदी बोलनी पड़नी बिल्कुल भी नहीं आती, हम कैसे काम करेंगे। तो बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हिंदी और इंग्लिश को क्या बना दिया जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। और 22 अदर लैंग्वेज को भी क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। इट मींस हर एक राज्य की अपनी खुद की मातृभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसके अंदर में वहां का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आखिरी क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड कितने आर्टिकल्स है इसके अंदर में, 395 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल है बेटा इसमें, 395 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और इसी तरीके से आपकी इस 8 चैप्टर की जो जर्नी थी एमसीक्यूज की वो पूरी होती है, समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।